नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी की आज जयंती है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी की जयंती हर साल 19 नवंबर को पूरे देश में मनाई जाती है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को काशी के अस्सी घाट वाराणसी के एक मराठी कनाडे ब्राह्मण परिवार में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई जी की जयंती के मौके पर तमाम नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि भेंट की है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी रानी लक्ष्मीबाई जी को याद कर उन्हें श्रद्धा सुमन भेंट कर नमन किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा कि प्रथम स्वाधीनता संग्राम की महान वीरांगना, भारतीय तेजस्विता एवं स्वाभिमान की प्रतीक, अद्भुत पराक्रमी, कुशल संगठनकर्ता, नारी शक्ति की अप्रतिम उदाहरण झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी को उनकी जयंती पर कोटिश नमन। आपका त्यागमय जीवन प्रत्येक भारतीय के लिए अनुकरणीय है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देव दीपावली और कार्तिक पूर्णिमा के पर्व पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए सिख धर्म के प्रवर्तक श्री गुरु नानक देव जी की जयंती पर श्री गुरु नानक देव जी को याद कर नमन किया। सीएम योगी ने कहा कि महान आध्यात्मिक गुरु व समाज सुधारक सिख पंथ के संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी के 552वें प्रकाश पर्व की सभी प्रदेशवासियों एवं श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई। श्री गुरु नानक देव जी के विचार हमें दया, करुणा, सेवा और बंधुत्व जैसे मानवीय भावों के अनुगमन हेतु प्रेरित करते हैं। बता दें कि श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर डीएवी कॉलेज लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित होने पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान सभी को संबोधित भी किया। पावन प्रकाश पर्व पर मैं प्रदेश सरकार की ओर से आप सबको हृदय से अभिनंदन करते हुए कोटि कोटि बधाई देता हूं। आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। हम लोगों ने 2 वर्ष पहले जगत गुरु के रूप में विख्यात गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया था और आज 552वें प्रकाश पर्व पर फिर एक बार हम लोगों को गुरु कृपा से यहां पर एकत्र होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हम सब जानते हैं गुरु नानक देव जी अपनी साधना और अपनी सिद्धि से भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंचे हुए थे। सिख परंपरा के भक्ति से प्रारंभ यह ज्योतिपुंज अंततः गुरु गोविंद सिंह जी महाराज में शक्ति के तेज पुंज के रूप में भारत के उद्धारक के रूप में सदैव स्मरण किए जाते हैं। सिख गुरुओं की परंपरा और अलग अलग कालखंड में सिखों से जुड़े हुए, इस परंपरा से जुड़े हुए, चाहे वह गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के साहबजादे रहे हों, चाहे वह सिख राजाओं का इतिहास हो, सिख क्रांतिकारियों का इतिहास हो, इसके बगैर भारत का इतिहास ही अधूरा है। इसलिए यह पर्व केवल और केवल हम सिख समुदाय तक सीमित न रख करके संपूर्ण भारत के पर्व के रूप में इस प्रकार के आयोजनों को हमें मनाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रदेशवासियों को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दे रहे हैं। पीएम मोदी 3 दिन तक यूपी के दौरे पर रहेंगे। आज बुंदेलखंड के दौरे के दौरान पीएम मोदी महोबा और झांसी में कई योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास कर रहे हैं। इसके बाद 20 और 21 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में रहेंगे। पीएम मोदी आज दोपहर बाद महोबा पहुंचे। महोबा में प्रधानमंत्री ने अर्जुन सहायक परियोजना का लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने जनपद महोबा, हमीरपुर, बांदा व ललितपुर में 3240 करोड़ की अर्जुन सहायक परियोजना, भावनी बांध परियोजना, रतौली बांध परियोजना, मसगांव चिल्ली कलर परियोजना का लोकार्पण किया। इसके बाद शाम को पीएम मोदी झांसी पहुंचे। झांसी में पीएम मोदी अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व में रक्षा क्षेत्र की कई पहलों का शुभारंभ करेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये कार्यक्रम झांसी में 17 से 19 नवंबर तक आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में आयोजित किया जा रहा है। झांसी में प्रधानमंत्री ने रानी लक्ष्मीबाई के जन्मदिवस समारोह में शामिल होने से पहले रानी झांसी का किला भी देखा और आज वीरों की धरती से
पीएम मोदी वायुसेना की ताकत को दोगुना करेंगे। प्रधानमंत्री दुर्ग की तलहटी से सेनाओं को कई योजनाओं की सौगात देंगे। इंडियन आर्मी को ड्रोन, नेवी को एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और एयरफोर्स की लाइट कम्बैक्ट हेलीकॉप्टर शामिल है। बुंदेलखंड अपनी वीरता के लिए, अपने शौर्य और पराक्रम के लिए जाना जाता रहा है। लेकिन यहां के संसाधनों का उपयोग बुंदेलखंड के विकास में हो, बुंदेलखंड की सूखे की समस्या का समाधान हो, यहां की बहन बेटियों की जो एक जन्मजात समस्या बन चुकी थी कि लोगों को पेयजल की सुविधा प्राप्त हो, आजादी के बाद भी यह एक सपना ही मात्र बना रह गया था। इस सपने को हकीकत में बदलने की बात भी कभी किसी के दिमाग में नहीं आई। हम सबका सौभाग्य है 2014 में इस देश को एक करिश्माई नेतृत्व प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिन्होंने देश के अंदर समान विकास की एक अवधारणा को गांव में गरीब के पास, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके तक विकास की उन योजनाओं को पहुंचाने और दशकों, शतकों से लंबित उन समस्याओं के समाधान करने के लिए जिन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है, आज उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कभी सबसे आर्थिक रूप से पिछड़े इस क्षेत्र में आज विकास तेजी के साथ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे वह सिंचाई की 1 दर्जन से अधिक परियोजनाओं का विगत 7 वर्षों में पूरा होने का हो रहा हो, चाहे वह बुंदेलखंड के हर घर नल की योजना के माध्यम से पेयजल की समस्या के समाधान की दिशा में उठाएगा बड़ा कदम हो, और चाहे वह बुंदेलखंड के विकास की धुरी बन रहा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, या फिर बुंदेलखंड क्षेत्र में यहां पर देश के रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए, डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण के लिए बुंदेलखंड क्षेत्र में भी उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का रहा हो। तेजी के साथ यहां पर कार्य होता हुआ दिखाई दे रहा है, और आज जय जवान और जय किसान के इस नारे को वास्तविक धरातल पर उतरता हुआ हम किसी धरती के अंदर देख सकते हैं, तो बुंदेलखंड इसका जीवंत उदाहरण है। राजधानी लखनऊ में आज शुक्रवार से शुरू हो रहे 56वें डीजीपी सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। 3 दिन चलने वाले इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी 19 नवंबर को शाम लखनऊ पहुंच जाएंगे। वह 20 और 21 नवंबर को डीजीपी सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस मुखिया, पैरामिलिट्री फोर्सेज के मुखिया शामिल होंगे। 37 विशेष आमंत्रित सदस्य इस कॉन्फ्रेंस से वर्चुअली जुड़ेंगे। 2 दिवसीय सम्मेलन हाइब्रिड परफॉर्मेंट में आयोजित किया जाएगा, यानी कुछ आमंत्रित लोग इस सम्मेलन में वर्चुअली और कुछ फिजिकली जुड़ेंगे। सम्मेलन में साइबर अपराध, डेटा गवर्नेंस, आतंकवाद विरोधी चुनौतियों, वामपंथी उग्रवाद, नारकोटिक्स तस्करी में उभरते रुझान, जेल सुधार जैसे सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 से ही डीजीपी कॉन्फ्रेंस में गहरी दिलचस्पी ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॉन्फ्रेंस के सभी सेशन में भाग लेकर स्वतंत्र और अनौपचारिक चर्चाओं को प्रोत्साहित करते रहते हैं, जिससे सीनियर पुलिस अफसरों को देश को प्रभावित करने वाले प्रमुख नीति निर्धारण और आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर सीधे प्रधानमंत्री को जानकारी देने का मौका मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण की तिथि 13 दिसंबर निर्धारित की गई है। माना जा रहा है कि यह लोकार्पण यूपी विधानसभा चुनाव 2022 का अहम पड़ाव होगा और प्रधानमंत्री मोदी इसे चुनाव हथियार के रूप में प्रस्तुत करेंगे। भव्य शुभारंभ को खास बनाने के लिए
13 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन को लेकर कहा जा रहा है कि काशी का यह समारोह उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी का केंद्र रहने वाला है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण का पूरा कार्यक्रम तैयार किया जा चुका है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण का 2 दिवसीय कार्यक्रम 13 और 14 दिसंबर को प्रस्तावित है। इसके अलावा भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन, संगठन मंत्रियों की बैठक, मेयर सम्मेलन, जिला पंचायत अध्यक्ष सम्मेलन, धर्माचार्यों का सम्मेलन सहित कई अन्य कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच 21 सालों में चल रहे परिसंपत्तियों के बंटवारे के विवादों के आखिरकार सुलझने का दावा किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ लंबी बैठक और बातचीत के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह दावा किया है। सीएम धामी ने कहा है कि तकरीबन सभी मामलों में आपसी सहमति के साथ निर्णय ले लिया गया है और जो मामले कोर्ट में विचाराधीन है उन्हें आपसी समझौते से सुलझाने के लिए दोनों राज्य कोर्ट में आवेदन कर कोर्ट से वापस लेंगे। सीएम धामी ने सीएम योगी का आभार जताते हुए यह भी कहा है कि ये विवाद छोटे और बड़े भाई के बीच होने वाले मामूली बातों की तरह थे। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि लगभग सारे मामलों पर सहमति बन गई है। वन विभाग के मामले भी सुलझा लिए गए हैं। बैठक के बाद धामी ने यह भी बताया कि कुछ मामलों को निपटने के लिए यूपी ने 15 दिनों का समय मांगा है। इस वक्त जिन मामलों में संयुक्त सर्वे किया जाना है वो भी होगा। दोनों राज्यों द्वारा कोर्ट से मामले वापस ले जाएंगे और जो मसले बच गए हैं 15 दिनों बाद वो भी खत्म हो जाएंगे। गौरतलब है कि इससे पहले भी दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच इन विवादों को लेकर बातचीत होती रही है, लेकिन पहले सहमति नहीं बन पाई थी। चुनाव से पहले उत्तराखंड बीजेपी से सरकार की बड़ी उपलब्धि बता रही है और दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों का आभार जता रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया है। आज श्री गुरु नानक देव जी की जयंती के मौके पर उन्होंने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि नए कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया संसद के अगले सत्र में की जाएगी। बता दें कि देश के कई हिस्सों में किसान इस कानून का पिछले 1 साल से विरोध कर रहे थे। किसानों की तरफ से अब सरकार के इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है। वहीं समस्त नेतागण भी प्रधानमंत्री का इस फैसले को लेकर धन्यवाद कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रधानमंत्री के इस बड़े निर्णय का स्वागत करते हुए उनका आभार व्यक्त किया है। मित्रों, 3 कृषि कानूनों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वापस ले जाने का मैं उत्तर प्रदेश शासन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि 3 कृषि कानूनों को लेकर के कतिपय किसान संगठन आंदोलन कर रहे थे। आज गुरु पर्व पर प्रधानमंत्री जी ने लोकतंत्र में संवाद की इस भाषा का इस्तेमाल करते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेकर के जो ऐतिहासिक कार्य किया है, मैं इसके लिए उनके इस कदम का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यद्यपि शुरू से ही इस संबंध में एक बड़ा समुदाय ऐसा था जो इस बात को मानता था कि किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के कानून महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। लेकिन उस सब के बावजूद जब कतिपय किसान संगठन इसके विरोध में आए थे, सरकार ने हर स्तर पर संवाद बनाने का प्रयास किया। ये हो सकता है कि हमारे स्तर पर कोई कमी रह गई हो कि हम लोगों ने अपनी बात को उन लोगों को समझाने में हम लोग कहीं न कहीं विफल रहे, जिसके कारण उन्हें आंदोलन के रास्ते पर आगे बढ़ना पड़ा था। लेकिन लोकतंत्र के इस भाव का सम्मान करते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेने और एमएसपी को लेकर के भी एक समिति के गठन करने का हम प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करते हैं।
गुरु पर्व की प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई भी देते हैं, मंगलमय शुभकामनाएं भी व्यक्त करते हैं। बहराइच का रूपीडीहा नेपाल बॉर्डर तस्करी का ट्रांजिट पॉइंट बन गया है। तस्करों और पुलिस की गठजोड़ के कारण रूपीडीहा नेपाल बॉर्डर पर बड़े पैमाने पर नेपाल के रास्ते भारत में तस्कर मादक पदार्थों से लेकर प्रतिबंधित सामानों की तस्करी कर रहे हैं। कहने के लिए तो बॉर्डर पर तमाम सुरक्षा एजेंसियां तैनात हैं, बावजूद इसके नेपाल बॉर्डर पर तस्करी निरंतर जारी है। बताया गया कि इस समय तस्करों का एक गैंग बॉर्डर पर काफी सक्रिय है, जो बड़े पैमाने पर तस्करी के धंधे को जारी रख रहा है। बहुत ही विख्यात है, चाहे ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा हो, चाहे रेल की सुविधा हो, चाहे प्राइवेट बसों की सुविधा हो, चाहे जितने भी सरकारी विभागीय कार्यालय हैं, सर्वाधिक कार्यालय रूपीडीहा में ही स्थित हैं। कई कई बैरियर्स और कितने ही चेक पोस्ट लगे हुए हैं। यहाँ तस्करी बाहर से भी तस्कर आते जाते रहते हैं, पकड़े भी जाते रहे हैं, उन पर विधिक कार्यवाही भी होती रही है, लेकिन फिर भी तस्करी पर संपूर्ण अंकुश नहीं लग सका है। इस दिशा में तमाम प्रयास किए गए हैं और वो आंशिक रूप से सफलीभूत भी हुए हैं, लेकिन पूर्ण रूप से तस्करी पर विराम नहीं लग पाया है। तो हम ये चाहेंगे कि तस्करी पर पूर्ण विराम लगे, विशेष करके जो ड्रग्स और जो स्मैक इत्यादि की जो तस्करी होती है, तो उससे युवा वर्ग बहुत अधिक प्रभावित हो रहा है। तो उस तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा, जिससे कि जो हमारी नई पीढ़ी है, जो यंगस्टर्स हैं, तो वो इनसे बच सके और उनका जीवन सुरक्षित हो सके। नेपाल से चरस विगत कई वर्षों से देखने को मिल रहा है, नेपाल भारत में लगे सीमावर्ती क्षेत्रों में मादक पदार्थों की तस्करी बड़े पैमाने पर की जा रही है। हमारे युवा पीढ़ी इसकी गिरफ्त में आकर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस पर विशेष रूप से ध्यान दें। जहां अभी आपने देखा कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र मुंबई में बड़े बड़े एक्टर और एक्ट्रेस के बच्चे इस मादक द्रव्य के सेवन में पाए गए। हमें सोचने की आवश्यकता यह है कि यह मादक पदार्थ कहां से जाता है। ये सीमावर्ती इलाके जब तक कड़ाई से नहीं देखे जाएंगे, तब तक इस प्रकार से सुरक्षा में सेंध लगाते हुए मादक पदार्थ के तस्कर युवा पीढ़ी से, उनके जीवन से खेलते रहेंगे। पुलिस सहित तमाम एजेंसियां, चाहे वो एसएसबी हो, केंद्र सरकार ने बॉर्डर पर तैनात कर रखी है। इसके बाद भी ये लोग अपने कारनामों से बाज नहीं आते। सावधान होने की आवश्यकता है। और मैं फिर से पुनः मांग करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान दें, जिससे हमारे युवा पीढ़ी का जीवन सुदृढ़ हो सके, अच्छा हो सके, सुखमय हो सके। धन्यवाद। फिलहाल उत्तर प्रदेश के विशेष समाचारों में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।